हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल समझो फिजिक्स में। मैं गौरव कुमार, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। आज एक्चुअली हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्टार्टिंग से। जैसे कि बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर स्टार्टिंग से आप थोड़ा सा बेसिक क्लियर करा दीजिए, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो जितने भी हमारे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं और जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है। जो कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपना बेसिक क्लियर करना है, उसके लिए भी बहुत ये हेल्पफुल रहेगी सीरीज। इसमें मैं कंटिन्यूअसली बहुत लेक्चर आपके पूरे कवर करूंगा, जिसमें 11th का पहले हम सिलेबस कवर करेंगे एंड आफ्टर दैट 12th का सिलेबस एंड पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा। तो वन बाय वन लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे और आप इसके साथ जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी लेक्चर आपको सब मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज बिल्कुल हम स्टार्टिंग से पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। आज तक आपने फिजिक्स नहीं भी पढ़ी है, आज आप अगर इसको अच्छे से समझेंगे सुनेंगे तो फिजिक्स आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ओके, दिस इज योर स्टार्टिंग। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्ट से करता हूं। फिजिक्स से भी पहले थोड़ा सा चले जाते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन करें साइंस के बारे में, ओके स्टूडेंट, छोटा सा एक क्विक डिस्कशन हम करेंगे जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी। साइंस के बारे में अगर डिस्कशन करें, जिसको हिंदी में हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, मेरा लेक्चर बाइलिंगुअल रहेगा, दोनों लैंग्वेज में हम करेंगे। ठीक है, जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स अच्छे से कवर अप कर पाए, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। तो साइंस क्या होता है अगर हम करें, तो बहुत ही पुरानी डेफिनेशन है, काफी समय से इसको आप पढ़ते हैं। तो एलोबरेट अगर करें तो साइंस का मतलब क्या है, तो इस डेफिनेशन को क्लियर करने से पहले एक बात समझते हैं। एक्चुअली वी नो वेरी वेल, वी लिव इन अ फिजिकल वर्ल्ड। एक पर्टिकुलर फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं, एक भौतिक दुनिया में हम लोग रहते हैं। और इस भौतिक दुनिया के अंदर बहुत सारी नेचुरल एक्टिविटीज, प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, जिनमें से कुछ को ऑब्जर्व हम कर पाते हैं, कुछ को करने की कोशिश कर पाते हैं और कुछ को हम अब तक ऑब्जर्व कर ही नहीं पाए। ऐसे ही एक घटना जैसे कि न्यूटन ने बहुत सालों पहले 1600 एडी के आसपास ऑब्जर्व की कि एक एप्पल उनके सर पे आके गिर गया था। तो जब एप्पल सर पे आके गिरा तो उन्होंने ग्रेविटी को डिस्कवर कर लिया। उन्होंने पाया कि ये अट्रैक्शन केवल एप्पल और अर्थ के बीच में नहीं है, यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में हम अट्रैक्शन ये फील करते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक थियरी थी जो उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी के बेस पे डिस्कवर की थी। तो ऐसी बहुत सारी अनगिनत एक्टिविटीज हैं, अनलिमिटेड एक्टिविटीज हैं, जिनको हम आसपास देखते हैं, कई बार ऑब्जर्व कर लेते हैं और कई बार नहीं कर पाते हैं। इसी फिजिकल वर्ल्ड को जानने की कोशिश करते हैं सिस्टमेटिक वे में, कंसिस्टेंट वे में, तो ये स्टडी कहलाता है साइंस। तो साइंस को अगर हम सिंपली क्लासिफाई करें, सिंपल सी डेफिनेशन इसको अगर दे दें, तो साइंस इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। इट इज अ सिस्टमेटिक स्टडी, consistent study of our natural phenomena, of our natural world, physical world in which we live. ओके, एक सिस्टमेटिक है, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान है प्रकृति का, जिसको किसी पर्टिकुलर फैक्ट्स की हेल्प से हम जानते हैं और उन फैक्ट्स को हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं। ये विज्ञान है। विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है, एक वर्ड होता है स्टूडेंट साइंटिया। साइंटिया से हुई है। साइंटिया का जो मतलब होता है टू नो, चीजों को जानना। तो साइंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही चीजों को जानना है, हमारी प्राकृतिक दुनिया, भौतिक दुनिया को जानना है। इस फिजिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इसकी रियलिटी क्या है, जो भी कुछ हो रहा है, व्हाट इज अ रियलिटी, व्हाट आर द लॉज बिहाइंड इट, इन सब के बारे में जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। ओके, अब साइंस के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो साइंस को स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम क्लासिफाई कर देते हैं जनरली दो तरह से। एक हमारा होता है नेचुरल साइंस। आज लेक्चर थोड़ा सा लेंदी जाएगा, तो थोड़ा इत्मीनान से पढ़िए, अच्छे से आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो एक होता है नेचुरल साइंस और एक होता है स्टूडेंट्स सोशल साइंस। तो नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में डिफरेंस क्या होता है? जब हम बिल्कुल प्योरली नेचर के बारे में स्टडी करते हैं तो नेचुरल साइंस है। सोशल साइंस एक सामाजिक विज्ञान, जो समाज के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसका हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसका सिविक्स पढ़ते हैं। ओके, तो ये सब हमारा सोशल साइंस है। बात हम यहाँ पर सोशल साइंस की नहीं करेंगे, वो भी साइंस ही होता है, विज्ञान होता है। यहाँ पर बात हम नेचुरल साइंस की करेंगे। तो नेचुरल साइंस, जब हम नेचर का स्टडी करते हैं, तो नेचर क्या है, अगर हम क्लासीफाई थोड़ा करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, नेचर किससे मिलके बना है,
तो एक चीज हमारे दिमाग में आ जाती है, दैट इज मैटर। एवरीथिंग इज मैटर इन अवर नेचर, मैटर ही सब कुछ है। ओके, चाहे आप सॉलिड फॉर्म में देखें, गैस फॉर्म में देखें, लिक्विड फॉर्म में देखें, ठोस द्रव गैस। इसके अलावा एक चीज और मिलती है नेचर में बेटा, दैट इज एनर्जी, ऊर्जा जिसको हम कहते हैं। तो मैटर और एनर्जी का आपस में एक रिलेशन भी होता है जो आइंस्टाइन ने समझाने की कोशिश की थी, दे आर कन्वर्टेबल, इनको कन्वर्ट हम कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे थोड़ा सा अगर नेचुरल साइंस को हम क्लासिफाई कर दें इस अपने फ्लो चार्ट के अंदर, तो नेचुरल साइंस भी दो तरह से देखा जा सकता है। कई बार तो हमारा मटेरियल एक लिविंग क्रिएचर हो सकता है, जैसे हम भी एक मटेरियल का ही पार्ट है, ठीक है, तो वी आर द लिविंग क्रिएचर। एनिमल्स जो होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, प्लांट्स हैं, ये सब क्या है, लिविंग क्रिएचर है। तो यहां से एक कैटेगरी हमारी बन जाती है स्टूडेंट्स, लाइफ साइंस, जिसको हम जनरली क्या है, बायोलॉजी भी कह देते हैं। लाइफ साइंस को देखें तो दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आज आपको लगेगा फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स के नाम पे आज क्या पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं आपसे कहूंगा यू विल गेट एवरीथिंग। लाइफ साइंस की अगर हम बात करें तो लाइफ साइंस ऑब्वियस बात है, हम प्लांट्स की भी स्टडी कर सकते हैं। तो प्लांट्स की अगर हम स्टडी करते हैं तो हम कह देते हैं बॉटनी। अगर हम एनिमल्स का स्टडी कर देते तो हम कह देते हैं जूलॉजी। और भी बहुत सारी क्लासिफिकेशन, में बेसिक क्लासिफिकेशन की सिर्फ बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा लाइफ साइंस का पार्ट है। नेचुरल साइंस का दूसरा पार्ट जो हमारा होता है, दैट इज द फिजिकल साइंस। ओके, जब हम फिजिकल साइंस की बात करते हैं तो फिजिकल साइंस भी जनरली दो तरह से देखा जा सकता है। ओके, फिजिकल साइंस में कई बार हम मटेरियल के केमिकल कॉम्पोजिशन को स्टडी करते हैं, हमारा टाइप क्या है, हमारा किस तरह से मटेरियल कंपोज होकर के कोई दूसरा मटेरियल बनता है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, कार्बनिक है, अकार्बनिक है, इन सब बातों का सब केमिकल कॉम्पोजिशन का जब हम पूरा स्टडी करेंगे तो ये एक हमारी ब्रांच बन जाती है, दैट इज अ केमिस्ट्री। ओके, हालांकि एक तरह का केमिकल साइंस अलग से हम इसको पढ़ते हैं। फिजिकल साइंस का मेनली ही एक पार्ट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है फिजिक्स, जो हमारी इस वीडियो में जिस सब्जेक्ट के पीछे हम जाने वाले हैं। ये हमारा जो चैप्टर है वैसे यूनिट एंड डायमेंशन है, और यूनिट एंड डायमेंशन बिल्कुल बेसिक चैप्टर है फिजिक्स का। इसको जाने बिना फिजिक्स में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। आप किसी भी इस क्लास में हो, चाहे 11th में है, 12th में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जब तक आप थोड़ा बेसिक ही क्लियर नहीं करेंगे तब तक आगे आप इस सब्जेक्ट्स में नहीं बढ़ सकते हैं। तो फिजिक्स की बात हम लोग कर रहे हैं। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मैं पढ़ाता हूं इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इट रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इट फुलफिल्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेचुरल साइंस। ये जो हमारा प्राकृतिक विज्ञान है, नेचुरल साइंस जिसको हम कह रहे हैं, ये फिजिक्स उसी के ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से फुलफिल करता है। ओके, अगर हम सिंपल सी एक लैंग्वेज में अगर हम कह दें स्टडी ऑफ नेचर, तो कहना गलत नहीं होगा। ओके, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ें या एससी वर्मा सर की बुक आप पढ़ते हैं, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स उसको ऑप्ट करते हैं, तो उसमें पहले चैप्टर में आपको ये लाइन मिलेगी, स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति का अध्ययन। तो प्रकृति का जब एक अध्ययन आप करते हैं तो वो फिजिक्स की कैटेगरी में आ जाएगा। छोटी सी डेफिनेशन एक बन जाती है, थोड़ा सा और इसको अच्छे से हम कस्टमाइज कर देते हैं। अब हम जानते हैं हमारी नेचर में मैटर भी है और एनर्जी भी है, तो मैटर और एनर्जी का एक रिलेशन भी हम यहाँ पर, इनका इंट्रैक्शन किस तरह से होता है, कैसे कन्वर्जन इनका होता है, जैसे कि आइंस्टाइन के एक रिलेशन से हम रिकॉल करें, E = mc²। ओके, फिजिक्स की ही कैटेगरी में आएगा। फिजिक्स में मतलब मैटर और एनर्जी के इंट्रैक्शन को भी हम स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ नेचर है, लॉज ऑफ नेचर, जो भी नेचर प्रकृति में जितने भी नियम है घटनाओं के पीछे, वो घटनाएं क्यों हो रही हैं, उन सब नियमों का अध्ययन, उन सब लॉज की स्टडी इस सब्जेक्ट फिजिक्स के अंदर ही किया जाता है। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन फिजिक्स की हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपको फिजिक्स ही पता होना चाहिए, फिजिक्स होता क्या है। ओके, आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। मेन सब्जेक्ट हमारा यही है। अब फिजिक्स को समझने के लिए एक फिनोमेना हम जो यूज करते हैं, रिडक्शनिज्म। रिडक्शन का मतलब होता है छोटा कर देना। अब जनरली कोई भी डेफिनेशन जब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं तो बड़ी बड़ी लार्ज डेफिनेशन होती है। जैसे फोर्स को हम पढ़ें तो फोर्स को हम पढ़ते हैं, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, एक भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगाई जाती है तो वस्तु में विस्थापन हो सकता है या वेग परिवर्तन हो सकता है, त्वरण उत्पन्न हो सकता है। या सिंपल सी बात करें, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी बॉडी, बॉडी डिस्प्लेसेस एंड बॉडी टेंड्स टू एक्सेलरेट, बॉडी टेंड्स टू चेंज शेप और साइज। तो एक बड़ी सी थियोरेटिकल डेफिनेशन है। इसको एक सिंपल से मैथमेटिकल फॉर्मूले में अगर हम लिखें तो F = ma हम कर देते हैं। तो छोटा सा रिडक्शन हमने इसमें कर दिया।
ओके स्टूडेंट्स, तो एम में अगर हमने ये लिखा है तो ऑब्वियस है एक मैथमेटिक्स की हमें यहाँ यूज पता चल रही है कि m इंटू ए यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स कहलाता है। तो मैथमेटिक्स का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। तो अगर मैथ्स को अगर हम करें तो मैथ्स के बिना भी आप फिजिक्स नहीं जान पाएंगे। तो मैथ्स को अगर कहें तो मैथमेटिक्स इज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की लैंग्वेज ये कहलाती है। इसको जाने बिना फिजिक्स को नहीं समझ पाएंगे। तो मैथ्स का बेसिक आइडिया होना बहुत जरूरी है। 10th तक का बेसिक फिजिक्स आपको क्लियर हो, थोड़ा सा 11th में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो आपका थोड़ा क्लियर हो, वो क्लासेस थोड़ा सा आप क्लियर करके रखें तो आप आगे इसमें बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। थोड़ा सा बेसिक सा ओवरव्यू मुझे देना था, आई होप ये आपका क्लियर होगा। तो हमारा जो मेनली चैप्टर है स्टूडेंट्स वो है यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिट एंड डायमेंशन। अब यूनिट एंड डायमेंशन को समझने से पहले थोड़ा सा एक चीज समझनी है कि हम अपनी फिजिक्स की डेफिनेशन को ही रिकॉल करते हैं। फिजिक्स की जब डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे हमें समझ में आया था स्टडी ऑफ नेचर, लॉज ऑफ नेचर, उनको हमें जानना है। बट हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ नेचर, कैसे हम प्रकृति के नियमों को जान सकते हैं। ओके क्या वो टूल हो सकता है? तो वो टूल जो हमारे एक सामने आता है, तो पहली डेफिनेशन हमारी इस चैप्टर के अंदर बनती है वो है फिजिकल क्वांटिटी। ओके बच्चे, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भौतिक राशि। इस भौतिक राशि को जाने बिना आप फिजिक्स के लॉज को नहीं समझ पाएंगे। प्रकृति में कुछ भी जो घटना हो रही है उसको भौतिक राशि की टर्म्स में हम लिख देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर देते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन ए से बी तक गया, क्यों गया? हम क्या देते हैं जी, फोर्स लगाया इसलिए चला गया। ओके, या और थोड़ा देसी भाषा में कह दे तो इसको उठा करके रख दिया ए से बी तक तो ये चला गया। तो सिंपली कहें तो फोर्स ही लगा है इसके ऊपर। तो फोर्स क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये यहां से यहां तक चला है तो कुछ ना कुछ विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट इसमें हुआ है, तो हम डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं जी डी, डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो गया। तो ये डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे ही स्पीड, एक्सेलरेशन, वर्क, एनर्जी, पावर एंड मैनी मोर, जितनी भी भौतिक राशियां जिनको हम माप सकते हैं, जो हमारे प्रकृति में होने वाली घटनाओं को एक तरह से क्वांटिटी के रूप में, एक राशि के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, ये सब हमारी भौतिक राशियां कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिजिकल क्वांटिटी हर वो क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो जो भी क्वांटिटी मेजरेबल होगा, ओके स्टूडेंट, जो भी मेजर किया जाएगा वही आपकी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। तो मेजरेबल मापन जिसका हो सकता है। मापना क्यों है वैसे फिजिकल क्वांटिटी को, अगर हम ये क्वेश्चन करें क्यों मापना चाहते हैं, तो मापने का एक कारण हमें सीधा से यही समझ में आता है, कंपैरिजन, तुलना करने के लिए। अगर मान लीजिए हम एक क्लास का एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी क्लास का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आपकी क्लास में मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 स्टूडेंट्स की लेंथ सबकी एक जैसी नहीं होती स्टूडेंट्स, सबका वेट एक जैसा नहीं होगा। ओके, सबका मास एक जैसा नहीं होगा। तो कंपैरिजन तो करना पड़ेगा ना, किसकी लंबाई किससे ज्यादा है, किसका मास किससे ज्यादा है। तो ये कंपैरिजन करने के लिए हमें भौतिक राशि को मापना पड़ेगा, तो इसलिए ये मेजर करना जरूरी हो जाता है। ओके, तो ये चीज थोड़ा सा क्लियर करके हम चलते हैं। तो उम्मीद है भौतिक राशि की परिभाषा आपको क्लियर हो रही होगी। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, बहुत ही बेसिक से लेके चलाऊं, बिल्कुल बेसिक से चलाऊं, क्योंकि स्टूडेंट पास आउट कर लेते हैं, आगे तक पहुंच जाते हैं, बेसिक ही क्लियर नहीं होता है, बेसिक क्लियर नहीं होता है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं फिर कंपटीशन में जाते हैं तो वहां प्रॉब्लम आती है। तो अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो जर्नली हम 3 तरह से फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले आता है फंडामेंटल। फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब होता है मूल भौतिक राशियां, जिसको मूलभूत है, जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, किसी भी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। दूसरी क्वांटिटी होती है बच्चों ड्राइव्ड, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलते हैं जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है, जिसको हम व्युत्पन्न कर सकते हैं, ड्राइव करते हैं बाय यूजिंग द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और कुछ क्वांटिटीज हमारी सप्लीमेंट्री भी होती हैं स्टूडेंट्स।
ठीक है। कुछ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं। ये कुछ स्पेशल दो ही क्वांटिटीज है हमारी, एक है एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। ये सप्लीमेंट्री है। ये कुछ ऐसी स्पेशल क्वांटिटीज हैं, इनका डायमेंशन नहीं होता है लेकिन फिर भी इनको यूनिट दिया जाता है। इनके बारे में मैं बात करूंगा अभी। ठीक है। अभी मैं बात करूंगा सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो ये समझ लीजिए दीज आर द अल्फाबेट्स ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स के अल्फाबेट है। इसको समझे बिना फिजिक्स नहीं समझ पाएंगे, ये बात समझ लीजिए आप। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की अगर मैं बात करूं, तो ये साइंस कॉन्फ्रेंस एक हुई थी बच्चों जिनेवा में, बड़ी पॉपुलर है, आप गूगल कीजिएगा। 1976 में और इससे पहले भी कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उसके बाद भी कुछ हुई हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज को बताया गया पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट करने के लिए। दीज आर द 7 क्वांटिटीज, 7 मूलभूत राशियां कही गई जो किसी पे स्वतंत्र नहीं होती हैं। सबसे पहले आता है मास, जिसको हम हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान। ओके स्टूडेंट्स। दूसरा होता है लेंथ, लंबाई हम बोलते हैं। तीसरा होता है टाइम। फोर्थ वन इज टेम्परेचर, तापमान। पांचवा होता है इलेक्ट्रिक करंट। ओके स्टूडेंट्स, वैद्युत धारा इसको हम कहते हैं। और इसके अलावा आगे हम चलेंगे, 6 क्वांटिटी होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको बोलते हैं स्टूडेंट ज्योति तीव्रता। ये एक इंटेंसिटी है हमारी ल्यूमिनस। और 7th होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 क्वांटिटीज है हमारी जिनको फंडामेंटली ट्रीट किया गया, और इन्हीं की हेल्प से बाकी क्वांटिटीज बनती हुई कही गई, इन्हीं की हेल्प से। तो पहले इन क्वांटिटीज को जानना जरूरी है हमारे लिए। बाकी जितनी भी क्वांटिटीज होंगी वो इन्हीं की हेल्प से बन सकती हैं। और स्पेशली अगर हम बात करें मास, लेंथ और टाइम की, ये तो बिल्कुल 3 बेसिक क्वांटिटीज है जो क्लासिकल फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होती है। कोई भी आप क्वांटिटी ड्राइव करोगे इनकी हेल्प से बनेगा। अब जैसे मैं चलो ड्राइव क्वांटिटी की बात करूं, तो ड्राइव क्वांटिटी होती है स्पीड। तो स्पीड को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? एक तरह का ट्रेवलिंग लेंथ है, कितना आप दूरी तय कर रहे हैं। ओके। और टाइम तो ऑब्वियस बात है लेंथ और टाइम से मिलकर बन गया है, तो फंडामेंटल की हेल्प से एक क्वांटिटी बन गया। तो ये क्वांटिटी हमारी कैसी हो गई है? ये क्वांटिटी हो गई है ड्राइव्ड। ड्राइव्ड का मतलब होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक है स्टूडेंट्स। और यहां पर आगे और भी क्वांटिटीज बन सकती हैं, जैसे अगर हम बात कर लें एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन को लिखते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो वेग परिवर्तन की दर। तो डेल्टा वी क्या है? वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी भी आपका लेंथ और टाइम, डिस्प्लेसमेंट में टाइम से बनेगा और टी टाइम से बनेगा, तो ऑब्वियस बात है ये भी एक हमारी ड्राइव्ड है। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज अब बनती चली जाएंगी, 7 क्वांटिटीज के अलावा, ये जो 7 हमने पढ़ी हैं, इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज अब बनती चली जाएंगी वो सब क्या होंगी? ड्राइव क्वांटिटीज कहलाएंगी। ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। अगर ये 7 क्वांटिटीज आप समझते हैं तो आगे की फिजिक्स आपके लिए आसान हो जाती है। उम्मीद है समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट्स, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है थोड़ा उसको जानना भी, बेसिक सा आइडिया लेना जरूरी है। इनकी डेफिनेशन आपकी बुक्स में लिखी हुई है, सातों की डेफिनेशन साइंस कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग पूरा दी गई है। जैसे कि मास की अगर बात करें, तो एक प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर को कंसीडर किया गया था, उसका मास 1 किलोग्राम लेकर के, और उसको लेबोरेटरी में रखा गया, और पूरे वर्ल्ड वाइड उसी के मास को एक रेफरेंस के तौर पे हमने लिया, और 1 किलोग्राम। ऐसे ही लेंथ, लेंथ बेसिकली अगर देखें तो क्या है, ये तो वैसे 2 पॉइंट्स के बीच का एक स्पेस नजर आता है। यस, बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन ये एक लाइट की ट्रेवलिंग से हम करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड उसमें दिया गया है, उसको पढ़िएगा, और वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लाइट कितना ट्रेवल करती है, वो जो लेंथ है उसको हम 1 मीटर कह देते हैं। ऐसे ही टाइम का जो हमारा होता है दैट इज अ सेकेंड। टाइम के बारे में तो आज जो हम पढ़ते हैं डेफिनेशन वही है कि जो भी क्लॉक रीड करे वही टाइम है। पहले के समय टाइम थोड़ा इवेंट कंपैरिजन के हिसाब से अलग अलग तरह से हम मेजर करते थे। आज तो जो क्लॉक कह रहा है वही हमारे लिए टाइम है। फिलहाल ये सीजियम की एक क्लॉक होती है, उसके हिसाब से उसकी वाइब्रेशन
काउंट करके हम लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन वो पर्टिकुलर टाइम में कुछ करते हैं, उसको 1 सेकेंड कहा गया था। तो वो ज़्यादा मैं डिटेल में उसमें नहीं जाऊँगा, इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है, उसको थोड़ा देखिएगा। टेम्परेचर कहें तो टेम्परेचर क्या है? इट्स अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी, इसको केल्विन में मेजर किया गया। इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, कितना आवेश प्रवाह हो रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम के साथ, क्यू अपॉन टी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको कैंडिला में मेजर करते हैं, इट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में मेजर करते हैं। ओके, मोल कॉन्सेप्ट जब केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान होगा कि 6.022 10⁻³ एक एवोगैड्रो नंबर होता है। ये जो नंबर है क्या बताता है? इतने नंबर ऑफ एटम्स या इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इतने नंबर ऑफ आयंस किसी सब्सटेंस में है तो उसको हम 1 मोल कहते हैं। यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मास से कंफ्यूज मत करिएगा। मास तो एक पर्टिकुलर मटेरियल का अमाउंट है कि कितना मटेरियल है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो उसको हम मेजर करते हैं अपने द्रव्यमान में, उसका द्रव्य का मान है, मास कहलाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपके एलिमेंट्री पार्टिकल्स के नंबर्स पे बेस्ड होता है, कितना नंबर ऑफ एटम्स है, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ओके, या कितने नंबर ऑफ आयंस है, तो वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहलाएगा, जिसकी यूनिट मोल हो जाएगी। और 1 मोल इक्वल अगर हम लिखें तो 6.022 10⁻23 लिखा जाएगा। तो ये 7 क्वांटिटीज हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब बात मैं करूंगा यूनिट्स की। अब फिजिकल क्वांटिटी थोड़ा समझ में आया। फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत, ड्राइव तो बहुत बन जाएंगे, आगे काफी सारी ड्राइव क्वांटिटीज आप बनाते चले जाएंगे, फंडामेंटल की हेल्प से बनती चली जाएगी। तो अब यूनिट को थोड़ा समझें। अब ये यूनिट क्या होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मात्रक। मात्रक किसको कहेंगे? ओके स्टूडेंट्स, मात्रक जनरली एक स्टैंडर्ड है, एक रेफरेंस है। इसका एग्जांपल देते हैं, हम थोड़ा समझते हैं कि भाई एक क्लासरूम है। फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम में आपके 1 to 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब हमें लेंथ मेजर करनी है। लेंथ हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं, हमारे पास अभी कोई यूनिट नहीं है, कोई मात्रक नहीं है, तो सबकी लेंथ अलग अलग होगी, लंबाई, ओके, हाइट, जिसको हम हाइट कह सकते हैं, हाइट सबकी अलग अलग होगी, ठीक है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट हम उसमें से ले लें, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू हम ले लें, जिसको हम नाम दे देते हैं 1 यूनिट। किसी भी एक स्टूडेंट्स को हम कह देते हैं इसकी जो हाइट है वो 1 यूनिट है। अब बाकी सब उसको ही कंपेयर करके हम मेजर करेंगे, यानी कि 1 यूनिट का अगर कंपैरिजन हम कर लें तो हो सकता है जिसकी इससे डबल होगा उसको हम 2 यूनिट कह देंगे, जिसका आधा होगा 0.5 हो जाएगा, 1/3 या 1/4 जो भी होगा। कंपैरिजन हम इस किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को चूज करके हम कर लेते हैं, किसी एक स्टूडेंट्स की ही हाइट को हमने मान लिया। तो ये जो स्टूडेंट का हाइट हमने लिया, दैट इज अ रेफरेंस, ये स्टैंडर्ड है, इसी स्टैंडर्ड को हम यूनिट कह देते हैं। अब ऐसे ही जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ली गई हैं, 7 मूल भौतिक राशि ली गई हैं, इनके भी कुछ मात्रकों का चुनाव इसी कॉन्फ्रेंस में किया गया। तो जैसे द्रव्यमान के लिए अगर हम बात करें, तो द्रव्यमान के लिए जो मात्रक चुना गया दैट इज किलोग्राम। ओके, अभी सिस्टम भी होता है यूनिट्स का, उसके बारे में बात करूंगा। 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम वो प्लेटिनम इरिडियम का जो मास लिया गया था वहां पर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल था 1 किलोग्राम। लेंथ जो लिया गया, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू लिया गया दैट इज मीटर। ओके स्टूडेंट्स, टाइम के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट लिया गया दैट इज सेकंड। टेम्परेचर के लिए स्टैंडर्ड यूनिट लिया गया केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट लिया गया एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए यूनिट लिया गया कैंडिला, और इसके लिए यूनिट लिया गया स्टूडेंट्स मोल। तो ये 7 यूनिट्स आपको मिली, इन्हीं 7 भौतिक राशियों के यूनिट्स, जिनको हम क्या कहें, इनको हमने नाम दिया फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब क्या होता है? मूल मात्रक। इनको सिंपली हम कहेंगे मूल मात्रक। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मूल मात्रक 7 है हमारे पास, जो 7 हमारी भौतिक राशियों की मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके अलावा अब जितने भी मात्रक बनेंगे सब इन्हीं की सहायता से बनेंगे, जिसमें से हमारे ये मास लैंड टाइम के तो पॉपुलरली क्लासिकल फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 7 मूल मात्रक, इन्हीं 7 मूल मात्रक जो यहाँ पर चूज किए गए, इसी को एसआई मात्रक भी कहा गया, एसआई यूनिट्स भी इनको हम कह सकते हैं, जो इंटरनेशनल सिस्टम में इनको दर्ज कराया गया। तो एक तरह से एमकेएस जो सिस्टम होता है यूनिट का, वो एसआई, एमकेएस का एक्सटेंडेड फॉर्म ही एसआई होता है। ओके, अभी थोड़ा मैं समझा देता हूं इस चीज को और आगे। अब जनरली ये 7 है, इनको थोड़ा सा ना याद आप लोग कर लीजिए अच्छे से, इसको क्लिक कर लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिए। ओके,
ओके स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ा सा यूनिट के सिस्टम्स की बात करूं। कितने सिस्टम्स हो सकते हैं यूनिट्स के? तो हमारी तीन जो बेसिक क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टाइम, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो एक हमारा सिस्टम बन सकता है एमकेएस, दूसरा सिस्टम हो सकता है सीजीएस, और तीसरा सिस्टम हो सकता है एफपीएस। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। आपका मास किलोग्राम में है, लेंथ मीटर में है, टाइम सेकंड में है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, लेंथ सेंटीमीटर में है, मास ग्राम में है, टाइम सेकंड में है। फुट पाउंड सेकंड, फुट लेंथ में है, पाउंड मास के लिए हो गया, टाइम सेकंड। सेकंड टाइम तीनों के लिए, तीनों सिस्टम्स में है। तो तीन हमारे ये सिस्टम्स होते हैं। तो हमारी तीन जो क्वांटिटीज हैं ये किस पर्टिकुलर यूनिट में मेजर की जा रही हैं, उसके बेसिस पे हमारा सिस्टम निर्धारित होता है। फंडामेंटली तो हमारे पास जो 7 यूनिट जो आई हैं, जो कि अभी आपको बताया हमने, कौन कौन सा बताया स्टूडेंट्स? एक तो हमारा जैसे मीटर है, और लेंथ के लिए, और किलोग्राम मास के लिए है, टाइम आपका सेकंड्स में हो गया। ये तीन जो हमारे पास यूनिट, इसके अलावा भी हैं जैसे केल्विन हम लेते हैं, या एम्पियर हम लोग लेते हैं। तो ये जितने भी यूनिट्स हम लोग ले रहे हैं, और आगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला और मोल, ये सब हमारे फंडामेंटल्स हैं। तो ये तीन जो हमारे मात्रक हैं, यूनिट्स हैं, ये एमकेएस के लिए जनरली कंसीडर किए जा सकते हैं, और यही हमारे एसआई सिस्टम में भी माने जाते हैं। तो एक चौथा सिस्टम हमारा जो है एसआई सिस्टम भी हम ले सकते हैं। एसआई क्या है? ये एमकेएस का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी यूनिट का कन्वर्जन, मीटर कितने सेंटीमीटर होता है, किलोग्राम कितने ग्राम होता है, बड़ा पॉपुलर सा है, और इसके लिए एक जनरल टेबल सभी के बुक्स में होती है, इनके ऊपर ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो आई होप यूनिट आपको क्लियर हुआ होगा। मात्रक किसको कहते हैं? तो मात्रक कुछ चुने गए मानक हैं हमारे, जो किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयोग किए जाएंगे। कुछ स्टैंडर्ड हैं जो चूज किए जा रहे हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे थोड़ा सा चलते हैं। अगर यूनिट हमारा क्लियर हो गया तो अब थोड़ा सा हम बात करेंगे डायमेंशन के बारे में। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कह देते हैं वीमा। अब वीमा का मतलब क्या है थोड़ा समझेंगे। अगर हम वीमा की बात करें स्टूडेंट्स, तो जब हम कोई भी ड्राइव्ड क्वांटिटी लिखते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि, तो व्युत्पन्न भौतिक राशि अभी जैसे मैंने हम आपको बताया स्पीड के बारे में, स्पीड होता है चाल। तो हम चाल को क्या लिखते हैं बेटा? चाल को लिखते हैं हम दूरी बटे समय, डिस्टेंस ओवर टाइम। और डिस्टेंस हमारी क्या है? एक लेंथ है, और टाइम आप जानते हैं समय। तो अब इसका यूनिट हम लिखना चाहते हैं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी स्पीड किसकी हेल्प से बनी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बन गया। तो इसका जो यूनिट बनेगा वो भी फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से ही बन पाएगा। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगी इसकी? मीटर ओवर सेकेंड। तो मीटर ओवर सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका बन गया स्पीड के लिए यूनिट। इसी तरह से अगर हम फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन का लेना चाहें, तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए जो यूनिट हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, ओवर एक सेकेंड और है, तो ये आपका बन जाएगा मीटर ओवर सेकेंड स्क्वायर। तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो जब हम स्पीड, एक्सेलरेशन, या आगे चलो एक और क्वांटिटी हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, फोर्स। तो फोर्स को हम क्या लिखते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए हम क्या यूनिट लिखेंगे? ये हम यूनिट्स एमकेएस में लिख रहे हैं, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हम लिखेंगे। तो ये हमारा यूनिट एमकेएस में फोर्स के लिए आ गया। तो अब ये जितने भी किलोग्राम मीटर सेकेंड है, ये सब क्या है? दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स को लिखते समय अगर हम चाहें तो इनके ऊपर एक पावर्स कंसीडर कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं मीटर का पावर 1, सेकेंड का पावर -1, और यहाँ पर ये मीटर का पावर 1 और सेकेंड पावर -2 है। और ये किलोग्राम रेज टू द पावर 1, मीटर रेज टू द पावर 1, और सेकेंड रेज टू द पावर -2 है। तो ये जो पावर्स यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों को, दीज आर द पावर्स। ये पावर्स ही क्या है? दीज आर द डायमेंशंस। इन्हीं को वीमा कहते हैं। ये हमारी परिभाषा यहाँ पर बन जाती है। क्या परिभाषा होगी वीमा की? वीमा मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई घातें होती हैं, जो किसी भी उत्पन्न भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हम लगाते हैं। ओके, डायमेंशंस आर द पावर रेज्ड बाय द फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट से जो पावर रेज हो रही है किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए, ये हमारा डायमेंशन कहलाएगा। अब इन्हीं डायमेंशंस को लिखने के लिए स्टूडेंट्स हम लिखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, इन्हीं डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। समझेंगे इसको? जैसे हम बात करें
डायमेंशन फॉर्मूला। अगर कोई भी चीज स्टूडेंट समझ में नहीं आ रही है तो आप थोड़ा सा पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसको एलोबरेट करने की कोशिश करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, पॉज करके थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार। थोड़ा सा लेंथ भी वीडियो की होती है ज़्यादा, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि थोड़ा कम समय में भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाए। ओके, तो आपके पास ऑप्शन है, आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला, सॉरी। तो डायमेंशन फॉर्मूला जिसको हम हिंदी में कह देते हैं स्टूडेंट्स विमीय सूत्र। कैसे लिखेंगे भाई विमीय सूत्र को? क्या होता है विमीय सूत्र? तो ये हमारी 7 वही फिजिकल क्वांटिटीज, उनको याद आप रखें, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जिनके मात्रक आए तो वो 7 हमारे फंडामेंटल यूनिट्स बने, 7 मूल मात्रक बने। तो अब कोई भी आप फिजिकल क्वांटिटी अपनी साथ लिखते हैं, जैसे कि बात हम पहले कर रहे थे मास, तो मास की जो यूनिट थी हम क्या लिखते थे स्टूडेंट्स? किलोग्राम। तो इसके लिए हम एक सिंबल दे देते हैं, दैट इज एम। तो m यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला कहलाएगा मास के लिए, क्योंकि जनरली किलोग्राम जब हम लिख रहे हैं तो इसके ऊपर पावर तो 1 ही है ना। तो एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, वीमा को प्रदर्शित करने के लिए एक सिंबल, कुछ प्रतीक दे दिए जाते हैं हमारी मूल भौतिक राशियों को। तो मास के लिए m सिंपल आपको याद रहेगा। अगर हम लेंथ के लिए लिखें तो लेंथ को वैसे हम मीटर में मेजर करते हैं, और इसके लिए सिंबल जो हम लिखेंगे इस तरह से। हमेशा इन सिंबल्स को लिखने का एक तरीका है, अपने इसी ब्रैकेट के अंदर इसको आप प्रेजेंट करें। अब हम बात करें टाइम के लिए, तो टाइम के लिए हम यूनिट तो सेकंड लेते हैं, इसके लिए सिंबल जो हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स टी। ओके, और फिर आता है हमारा टेम्परेचर, तापमान जिसको हम कहते हैं, इसका यूनिट जनरली क्या है? केल्विन होता है, और केल्विन के लिए एक सिंबल यहाँ पर थीटा लेते हैं। टी ले सकते थे लेकिन थीटा लिया गया क्योंकि क्लैश ना हो टाइम के साथ। ओके, फिर आपका आता है इलेक्ट्रिक करंट, तो जिसको हम वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा का जो यूनिट हम लोग लेते हैं, कितना लेते हैं? एम्पियर। आई होप मेरी राइटिंग थोड़ी क्लियर हो रही हो आप लोगों को। ओके स्टूडेंट्स, तो एम्पियर, और एम्पियर जो होता है हमारा ए से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यही हमारी बेसिक क्वांटिटीज हैं। बाकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी है, उनका डायमेंशन लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, तो हमारा इनसे ही काम चलेगा। बाकी जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज हैं वो इन्हीं की हेल्प से डायमेंशन फॉर्मूले हमारे बना लेंगे हम। अब जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा था, दोबारा से हम देखेंगे, सिंबल तो याद हो गए होंगे आपको। तो अब कोई भी ड्राइव क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, देखो बेसिक आपका फंडामेंटल है। फंडामेंटल का आपको अगर यूनिट क्लियर हो गया है तो आप ड्राइव किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रा का बना लेंगे। और अगर फंडामेंटल आपको डायमेंशन फॉर्मूला क्लियर हो गया है तो वो भी आप फिर ड्राइव का बना लेंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे स्पीड का, फिर से यहीं से चलते हैं। स्पीड, तो स्पीड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट? डिस्टेंस ओवर टाइम फॉर्मूला। इसका यूनिट कितना बन जाएगा? मीटर ओवर सेकेंड। तो मीटर ओवर सेकेंड के लिए मीटर का पावर 1 है, और सेकेंड का पावर कितना है स्टूडेंट्स? -1 है। और मीटर लेंथ के लिए है, तो डायमेंशन फॉर्मूला हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे इसके लिए? LT-1, इस तरह से लिखेंगे। ओके, तो LT-1 क्या हो जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड के लिए। अब इसी तरह से आप मान लीजिए एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं, तो एक्सेलरेशन आपको बताया गया डेल्टा V ओवर डेल्टा T है। तो डेल्टा V ओवर इसका जो यूनिट बनेगा कितना बनेगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर का पावर 1 है, और ये कितना हो जाएगा? सेकेंड का पावर -2 हो जाएगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना लिखेंगे हम? L2-2 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब ये LT-2 बना है, तो ऐसे ही और क्वांटिटीज आ जाएंगी, हम और ड्राइव क्वांटिटीज लिखते चले जाएं। तो फोर्स के लिए M इंटू ए, तो M इंटू ए में हम क्या लिखेंगे यूनिट? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? इसके लिए हम लिखेंगे किलोग्राम के लिए M, LT-2, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसके लिए बन जाएगा? फोर्स के लिए बन जाएगा, बल का विमीय सूत्र। तो ऐसे जितनी भी भौतिक राशियां, अगर आप जितनों को भी जानते चले जाएंगे, आगे बहुत सारी क्वांटिटीज जो 10 तक भी आप पढ़ चुके हैं, उन क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूलेज आप बनाइए। जैसे कि हम बात करें वर्क के बारे में, हम बात करें एनर्जी के बारे में, ओके, हम बात करें पावर के बारे में, तो ये बेसिक क्वांटिटीज आप तो 9th में भी पढ़ते हैं ना, तो इनकी भी डायमेंशन फॉर्मूला आप बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपको उसका फॉर्मूला पता चल गया मैथमेटिकल, तो उसकी हेल्प से उसका यूनिट बन जाएगा, उसकी हेल्प से उसका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला हम बना सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस हम डायमेंशन को इंडिकेट करने के लिए कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस, एनालिसिस मतलब विश्लेषण। तो हम एक विमीय विश्लेषण यहाँ पर कर रहे हैं अपनी भौतिक राशियों का।
अब इसको क्यों किया जाता है, इसके भी कुछ अनुप्रयोग हैं जो इस लेक्चर में तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। हम सिर्फ यहाँ पर जनरली सिर्फ डायमेंशंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में फिलहाल सीखेंगे। यूनिट और डायमेंशन में डिफरेंस क्या है, उम्मीद है आपको क्लियर हो भी गया होगा। यूनिट जो हमारा मात्रक है, एक स्टैंडर्ड है जो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए चुना जाता है। ओके, स्टैंडर्ड विच आर चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। और डायमेंशन क्या है, पावर रेज्ड बाय द फंडामेंटल यूनिट्स टू डिस्क्राइब एनी फिजिकल क्वांटिटी। यही तो हम कर रहे हैं क्यों स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से आप इनकी मैंने कुछ दिए हैं, आप वर्क वगैरह के लिखिएगा। और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो अननोन क्वांटिटीज हैं, तो उनके लिए आप डायमेंशन फॉर्मूलाज वगैरह सब लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको चीजें थोड़ा सा समझ में आ रही होगी। अब देखो, एक जो ऐसा यूनिट की हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा सा एक तो उसके ऊपर मैं एक बार आना चाह रहा हूँ। जो ऐसा यूनिट की हम लोग बात कर रहे थे, अब जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो एम के एस का ही एक्सटेंडेड फॉर्म मैंने बोला था, तो इसको हम न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ नाम के साथ हम लिख देते हैं ना, तो ये हम ऐसा यूनिट बोल देते हैं फोर्स के लिए। ऐसे ही वर्क के लिए हम लिखते हैं जूल, तो जूल भी एमकेएस का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो एक नाम, साइंटिस्ट के नाम पे हम एमकेएस यूनिट को दे देते हैं, तो वो हमारी एसआई यूनिट बन जाती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा नाम वाली जो यूनिट्स हैं वो एसआई होंगी, वो कई बार सीजीएस भी हो सकती है। जैसे डाइन, फोर्स का जो डाइन यूनिट होता है वो सीजीएस यूनिट होता है। ओके, तो वो धीरे धीरे आगे आपको भी क्लियर कराएंगे इस चैप्टर के अंदर। अभी फिलहाल इतना थोड़ा सा इसको समझ के चलिए। तो इतना आपको थोड़ा सा फास्ट शायद अगर आपको लग रहा हो तो मैं थोड़ा आगे स्लो करने की कोशिश करूंगा, स्लो लग रहा हो तो फास्ट करने की कोशिश करूंगा। आप प्लीज मुझे बताइएगा जैसा भी आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि मेनली आपको क्लियर होना चाहिए, तभी मेरा ये करना सफल हो पाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बस इसको फिनिश करूंगा वीडियो को जल्दी। अब मैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ। अभी मैंने बीच में एक बात की थी ना कि एक टाइप की क्वांटिटी हमारी और होती है, इसको संपूरक फिजिकल क्वांटिटी शायद हिंदी में हम लोग कहते हैं, पूरक क्वांटिटीज कह देते हैं। ये हमारे पास दो ही क्वांटिटीज है, एक है बच्चे एंगल, ठीक है, और एक होती है सॉलिड एंगल। ये दो क्वांटिटीज हैं, ये हमारी एक्सेप्शनल फिजिकल क्वांटिटीज हैं कि इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, फिर भी हम इसको एक यूनिट दे देते हैं। कैसे, अब अगर एंगल को मेजर करो तो जनरली एंगल को आप मेजर करके लिखते हैं आर्क ओवर रेडियस, ये लिखते हैं ना, चाप बटे त्रिज्या, ऐसे कुछ लिखते हैं। अब अगर चाप को आप मेजर करना चाहें तो जनरली किसी लेंथ में ही मेजर करेंगे आप, मीटर वगैरह में, ठीक है। और रेडियस को मेजर करना चाहें तो इसको भी कुछ लेंथ में ही मेजर करेंगे। मीटर से मीटर कैंसिल कर दीजिए तो 1 आता है, यूनिट तो कोई मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम एक यूनिट अपने सिस्टम के लिए दे देते हैं, रेडियन, ठीक है ना, जो जनरली हमारे एसआई सिस्टम के अंदर ही कंसीडर कर ली जाएगी। अलग एसआई भी नहीं, इसको थोड़ा अलग से आप मान के चलिए। ऐसे सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल जो होता है बेसिकली ये एक कौन जो एंगल होता है स्टूडेंट्स, एक जोकर की कैप अगर आपने देखी हो, ओके ना, तो जोकर की कैप के लिए जो ये एंगल बनेगा दैट इज अ सॉलिड एंगल, तो इसको हम मेजर करते हैं। तो ये हमारा जो जनरली निकलेगा, तो ये एरिया जो भी पर्टिकुलर हमारे एरिया को हम लेंगे, डेल्टा ए लेते हैं, और जो इसका रेडियस होगा आर, इसका स्क्वायर हम लेते हैं, तो ये हमारा सॉलिड एंगल होता है। यूनिट इसका भी नहीं बनेगा क्योंकि डेल्टा ए है मीटर स्क्वायर, इधर ये मीटर स्क्वायर होता है, ये भी कैंसिल करके 1 ही देता है, लेकिन फिर भी इसको एक यूनिट हम लोग देते हैं स्टेरेडियन। तो ये दो यूनिट्स हैं, इनको याद रखिएगा, रेडियन और स्टेरेडियन, ये एंगल और सॉलिड एंगल की यूनिट्स हैं जिनको हम पूरक भौतिक राशि या सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आइडिया हमने बेसिकली लिया है फिजिकल क्वांटिटी का, भौतिक राशि किसको कहते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने इस लेक्चर को लेने की कोशिश की है कि बिल्कुल बेसिक, आप इसको इत्मीनान से थोड़ा एक बार जरूर देखिएगा। तो उम्मीद है अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में पहुंचे हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स में ये देखने को मिलता है पेशेंस की बहुत कमी है। तो पेशेंस थोड़ा सा बनाना जरूरी है स्टूडेंट्स, पेशेंस बनेगा तभी आगे की चीजें समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर 2 में। अब ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी आपकी, इसी के बाद आगे हम कंटिन्यू अपने लेक्चर्स, पूरा सिलेबस इसमें हम कवर अप करेंगे। तो बस जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी वीडियो आपको मिल पाएंगी। तो ओके, आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।